नमस्कार, मैं प्रवीण बोध। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांसौर में। वैसे तो गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन यहाँ पर एक गुरु का आश्रम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जालोर जिले के सांसौर तहसील में ये विशाल गुरु का आश्रम बना हुआ है, जिनके गादीपति हैं श्री श्री 1008 श्री गणेश नाथ जी महाराज। इस आश्रम का नाम है श्री गणेश शिव मठ, शिवनाथपुरा सांसौर। तो आइए देखते हैं कि अंदर किस तरह से व्यवस्था बनी हुई है गुरु के आश्रम में, और जानते हैं कि गणेश नाथ जी महाराज से कि उनकी क्या दिनचर्या है और किस तरह से सन्यासी बने। हम पूरी खोजबीन करेंगे आज इसी वीडियो में, और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बोध। यहां पर जालोर जिले के सांसौर तहसील में गणेश शिव मठ नाम से ये जगह जानी जाती है, और यहां पर समाज के, मेघवाल समाज के या फिर बहुजन समाज के यहाँ पर भी गुरु मौजूद है, और जिनका नाम है श्री श्री 1008 श्री गणेश नाथ जी महाराज, जिनसे हम आपसे परिचय भी कराएंगे और उनके जीवन के बारे में बताएंगे कि उनका जीवन काल कैसे रहा, जो बाल्य अवस्था से आज सन्यासी तक पहुंचे। तो हम उनके बारे में पूरी जानकारी। गुरुजी, सबसे पहले तो न्यूज 22 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका ये जो समय आया है बाल्य अवस्था से सन्यासी तक पहुंचे, तो आपका बाल्य अवस्था कैसी रही, तो इनके बारे में थोड़ा दर्शकों को भी बताइए, ताकि आपको लोग भी जाने कि कैसे यहाँ तक पहुंचे। बाल्य अवस्था कैसी रही आपकी? वैसे हमारी जन्मभूमि तो गुजरात की है। वो जो पहले धानेरा तहसील लगती थी, अभी तो ये दांतेवाड़ा तहसील बन गई है। ये दांतेवाड़ा तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है, आकोली गांव है। आकोली गांव, वहाँ हमारा जन्म हुआ था, और वहाँ हमने गांव के अंदर 5वीं तक पढ़ाई की। गांव में स्कूल? गांव के स्कूल में उस टाइम में 5वीं तक थी, अभी तो ये 10वीं हो गई है। कौन से सन की होगी ये? तो हमारी जन्म तारीख है 164 की है। 164? हाँ, ये 64 की। उस टाइम में मैं वो शुरुआत की पढ़ाई की, 5वीं तक काकोली गांव में की, और उनके बाद 6ठी और 7वीं ये पास में बगल में गांव है, 6-7-8 किलोमीटर दूर जहात गांव है, जहात। वहाँ 6ठी और 7वीं की वो पैदल में चलकर रह जाते हो। बीच में नदी भी है, सिप नाम की नदी है, वो नदी भी आती चौमासा के अंदर। वो कोई सुविधा तो होती नहीं, तो भी पैदल जाते हम पढ़ने के लिए। वो 7वीं पास करने के बाद में मैंने ये 8वीं का दाखिला लिया पालमपुर आदर्श विद्या मंदिर में। पालमपुर में आदर्श विद्या 8वीं 9वीं और 10वीं पास की 1984 में। 10वीं पास की आदर्श विद्या मंदिर में, और उनके बाद में जो साइंस का विषय रखकर हमने कर्नावत में दाखिला लिया था 11वीं में। तो 11वीं में 4-5 महीने तक मैंने अभ्यास किया, और उनके बाद में ऐसा संजोग बन गया कि वो पढ़ाई छोड़ दी। छोड़ के हम जो ऐसा कोई हमारा ये जीवन परिवर्तन हो गया कि हमारा सन्यासी बनना है। तो इसीलिए पहले हमने वो घर पे ही एक कुटिया में वो रहते थे। अच्छा, और घर में आपके कौन कौन थे पहले? तो हमारे माता पिता थे, और हम 2 भाई थे, 4 बहन है। नहीं, हमारे से बड़े है, हम छोटे थे। मेरे से एक छोटी बहन है, और 4 बहन है, 2 भाई हम हैं। अच्छा, फिर कुटिया बनाई? घर में एक कुटिया लग सकी थी, वहाँ 12 महीना तक, 6 महीना और 12 महीना वहीं हमने वो तपस्या की के भजन किया। अच्छा। कि वो ऐसा वैराग जग गया था कि अपने सन्यासी ही बनना है। तो उनके बाद में वो मैंने रात्रि में किसी को बताया नहीं था। चैत्र सुदी नोम के दिन मैंने वहाँ से घर से रात्रि में 3 बजे वहाँ से निकल गया था। घर से निकल गया था, साथ में कुछ नहीं लिया था। एक पानी के लिए थोड़ा कुल्हड़ा लिया था, पानी लेके साथ से। वहाँ से निकले तो एक गांगुवाड़ा छोटा सा गांव है,
वो 4 किलोमीटर दूर है हमारा गांव से। तो वहाँ एक पहले खेतों में एक छोटी मगरी है, वो बाकरी बोलते हैं, कोई मगरी बोलते हैं, कोई ये खेतों के बीच में आई हुई है। उस मगरी के ऊपर जाकर हमने धुना लगा दिया। घर पे किसी को पता नहीं था। वहाँ धुना लगाने के बाद में वही गांगूवाड़ा के अंदर से कोई ये बने जो घेटा बकरे रखते हैं, ये चरवा वहाँ आया। तो उन्होंने देखा कि कोई इधर कोई है, कोई साधु आया है। तो उन्होंने दूध पिलाया और गांव में जाकर उन्होंने किसी बात की कि भाई कि वहाँ ये खेतों के बीच में जो भाकरी है वहाँ धुना लगाकर एक साधु बैठा है। अच्छा, आप धुना लगा के बैठे तब आपने कपड़े मतलब सन्यासी की तरह पहने थे? हाँ, सन्यासी के कपड़े तो कुछ पहने नहीं थे, फक्त एक आड़ी टुवाल पहनते थे हम, लुंगी पहनते थे हम। तो उन्होंने देखा कि कोई साधु होगा। वो गांव में जाकर उन्होंने बात की तो गांव वाले लोग कोई आए, वो धीरे धीरे उनको सबसे साथ परिचय हो गया। वहीं धुना लगाया खेतों के बीच में। वो लगभग 84 में मैंने एसएससी पास करने के बाद में 11वीं 4 के 5 महीने अभ्यास करने के बाद में छोड़ी थी। तो जो ये 85-86 के अंदर हम 86-87 में भी फिर वहाँ से वो धुना लगाया, वहीं खासी सुविधा हो गई थी क्योंकि लोग बस बाद में आते जाते रहे। तो वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई थी, छोटी कुटिया बनाई, उसमें भी हमने वो लोग आते तो धीरे धीरे थोड़ा सुधार हो गया था। वो कुटिया अभी है, वो तो बड़ा आश्रम हो गया है वो भी। वहाँ खेत भी है और लगभग 40 बीघे जमीन है वहाँ। उसके उनके बाद में तो मैंने वो प्रोग्रेस किया है, वो जमीन भी बेचान ले ली आसपास के खेतों की, और 40 बीघे जमीन है वहाँ 2 ट्यूबवेल चल रही है, खेती भी होती है। उस टाइम में कुछ नहीं था। तो वहाँ लगभग 85-86 में हम वहाँ गए ये धोने पे। उनके बाद में तो पता चल गया कि भाई यहाँ से वो कोई धीरे धीरे हमसर मिल गया सभी को, आगे हमसर मिल गया कि वहीं बैठे। तो हमारे माताजी और पिताजी वो आए थे, दूध लेकर आए कि मैं खाना वो जो उपवास कर लिया था, खाना नहीं खाते थे। तो हमेशा दूध पहुंचाने के लिए घर से ही आते थे, कोई न कोई तो सदस्य आ जाता था। और गांगूवाड़ा गांव से भी दूध आता था। तो कोई हम भी पीते दूध, और दूध पे ही काम चलता था, वो चाय और दूध पे ही। वहाँ फ्रूट तो मिलते नहीं क्योंकि कोई पास में कोई शहर थे, सिटी थे ही नहीं, तो इसीलिए वो दूध पर ही चलता था। और बाद में धीरे धीरे वो भी सुविधा होगी। और 86 उनके बाद में वो कहते हैं कि भाई गुरु बिना कुछ नहीं है, गुरु होगा तो ही अपना उद्धार होगा। तो वहाँ से हम एक सातचोर पहाड़ है, उस सातचोर पहाड़ में चले गए थे। वो पहाड़ के ऊपर कहीं कोई वहाँ नहीं जाता है। वहाँ सांचोर पहाड़ है, ये माउंट आबू की ये अरावली टेकरी है, ये माउंट आबू से जोड़ता हुआ है, आबू रोड से। वो ये बनास और सिपू नदी के बीच में एक बड़ा पहाड़ है, लंबा सा है। तो वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, ये चित्ता है, कुछ जंगली हमने वरु है, ये सब छोटे मोटे बाघ, शेर बाघ तो नहीं है, छोटे मोटे जानवर रहते थे। तो ऊपर एक ठेठ ऊपर के हम चले गए, तो वहाँ ऊपर एक बड़ा तालाब है ऊपर, हम अकेले से साथ भी, और कोई साथ में कोई नहीं। इस तालाब के पास में एक बड़ा पत्थर है, पत्थर के नीचे गुफा है। तो वो गुफा के अंदर में 2-4 दिन निकाला। वहाँ पर तालाब के पास में खाना पीना, तो वहाँ कुछ न कुछ पेड़ों पर कुछ न कुछ मिल जाता है। वहाँ तो फ्रूट बहुत मिलते थे, ये जो जंगल में पहाड़ में तो वो फ्रूट वाले पेड़ बहुत थे, कुछ न कुछ मिल जाता था। 2-4 महीना 2-3 दिन वहाँ ठहरे। उनके बाद वहाँ से हम निकले। यहाँ साचोर का कोई ऐसा भास हुआ कि वहाँ कोई महान पुरुष है, तो उनके शरण में चले जाए। तो ये मैंने इतिहास लिखा है, उसमें सब वर्णन किया हुआ है सांचोर का। वहाँ से हम निकले, हाँ सांचोर का नाम आ गया वो। तो वहाँ से हम निकले तो पाथावाड़ा गांव है हमारा, बाप दादा पाथावाड़ा से आकोली गए हुए थे। वहाँ हम आए तो वहाँ हम समाज के लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ एक नाइट ठहरे।
उनके बाद में जो हमारे परिवार वाले थे 8-10 लोग इकट्ठे हुए, ये परिवार को साथ में लेकर हम 86 में इधर आए। सातचोर में आए तो इधर हमारे गुरु महाराज विराजमान थे। ये बगीचा भी उस टाइम में तो बना हुआ था। उस टाइम में तो हमारी 164 की जन्म तारीख है और 84 में हमें एसएससी पास की और 86 में इधर आए तो 64-86 कितनी उम्र हुई? बस हाँ 22 साल की हो गई। उस टाइम में हम इधर आए तो हमारे गुरु महाराज इधर विराजे थे। तो ये हमारे परिवार वाले जो सदस्य साथ में थे उन्होंने ये सब हमारे गुरु महाराज के साथ में बात की भाई कि ये संन्यास लेना चाहते हैं, ये घर रहना नहीं चाहता है। आपके परिवार वाले भी यहाँ आए थे साथ में। तो बात की तो गुरु महाराज ने कहा भाई कि ऐसे तो हम संन्यास दे नहीं सकते, इधर रहेंगे ठहरेंगे, परिचय होगा कैसा है क्या है उनका स्वभाव भी सब हम जानेंगे। कोई ऐसे आए न संन्यास दे दे दीक्षा दे दे ये तो बने नहीं। कुछ न कुछ परख तो करनी पड़ेगी, परखने के बाद में देंगे। तो फिर में हम यहाँ हमारा सदस्य जो परिवार वाले थे ये तो सब चले गए थे, हम इधर ही रहे यहाँ सेवा की 6 महीने। और 6 महीने में अंदर वो जो वहाँ कुटिया बनी हुई थी वहाँ भी आते जाते रहते, 15-20 दिन इधर रहते तो 2-4 दिन संभालने के लिए वहाँ जाते थे। और उनके बाद में हमारे गुरु महाराज ने ये दीक्षा दी, जो उनको शिष्य बनाने की जो विधि थी वो विधि क्रिया करी सब, उनके बारे में हमारे को शिष्य बना दिया। और शिष्य बनाने के बाद में तो मैं वहाँ भी धीरे धीरे वो प्रगति होगी। वो पहले कुटिया बनाई थी वहाँ भी धीरे धीरे प्रगति होने लगी। तो वहाँ भी जाते तो 15-10 दिन रहते, इधर भी आते तो गुरु महाराज के सुनो 10-15 दिन रहते और दोनों की जगह आते जाते रहते थे। और धीरे धीरे ऐसे करते करते वो हमारे गुरु महाराज ने बात की कि भाई वहाँ खेत है तो खेत में अपने पानी तो जरूर है, कोई आश्रम बने जगह बने तो उसमें पानी की तो जरूर होती है। तो खेत है तो कोई बेचता है तो बेचान ले ले। तो एक जो अपने था एसटी का कोई खेत था, एसटी जगह का, तो वो ओबीसी में आते, कोली है जो ओबीसी गुजरात में ओबीसी में आते, ओबीसी का खेत था। वो कोलियों को बात की तो उन्होंने कहा हमारे खेत देना है। तो उस टाइम में मैंने 45,000 में एक खेत 12 बीघा जमीन सरकारी रखी। और रखने के बाद में वो गांव वालों ने रखी या आपने? नहीं, वो रखी तो सही पे। उसके बाद में हमने गांव ये वहाँ 14 गांव पड़ते, परगना बोलते, वो अपने पट्टी परगना नहीं कहते, तो ये 14 गांव लगते ये मेघवाड़ों के। तो वो फिर वो सभी जो आगेवान थे परगना के उनको बुलाया, बुलाने के बाद बात की कि भाई ये पैसे, ये जमीन तो रखनी है, बात तो हो गई है लेकिन पैसे नहीं है। तो उन्होंने कि हम गांव दीठ चंदा कर देंगे। और यहाँ से यहाँ आया तो गुरु महाराज ने 30,000 हमारे को दिया था, वो पैसे ले जाकर वो उनको दे दिया और बाकी के पैसे वहाँ से चंदा किया। और चंदा करने के बाद में वो 45,000 भरने के बाद में फिर जो 30,000 गुरु महाराज के पास से लाया था ये भी वो बचत हुई तो ये इधर आके वापस दे दिया गुरु महाराज को। अच्छा महाराज जी, आपके घर में आय का संसाधन क्या था उस टाइम? वो खेती का से अभी भी खेती है, माता पिता सब गरीब परिवार के ही थे, वो खेती करते, अभी की खेती भी चालू है और मजदूरी भी करते। खेती मेन धंधा खेती का ही है। आपके बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई खेती करते हैं, अभी आज भी खेती करते हैं उनके। अच्छा, फिर आप यहाँ आने के बाद यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी उस टाइम? इधर आने के बाद में उस टाइम में जो मेरे साथ में आए तो चले गए थे। हम 6 महीने तक गुरु महाराज की सेवा की। 6 महीने के बाद में उन्होंने जो दीक्षा दे दी, जो गुरु महाराज हमारे पूजनीय श्री शिवनाथ जी महाराज थे, ये टैटो के जन्मभूमि थी उनकी। यहाँ जो आश्रम उन्होंने ही बनवाया था, तो स्थापना उन्होंने ही की थी। विक्रम संवत 13 के साल में ये मठ की स्थापना की है हमारे गुरु महाराज ने। पहले इधर एक धोना बनाया था, धोना के बाद में फिर आसपास में जो ये मकान बीजे तो बाद में बनाए थे। तो उसके बाद में हम यहाँ आते जाते रहते गुरु महाराज के सनों। तो धीरे धीरे जो 1994 में हमारे गुरु 18/3/1994 में हमारे गुरु महाराज ने ये शरीर छोड़ दिया, समाधि धारण कर ली। और समाधि धारण करने के बाद में फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई।
हमारे एक बारी गुरु भाई था, छोटा गुरु भाई था, नरमेनाथ नाम की था उनका। तो ये टैटोड़ा में कोई जगह बनाई थी उन्होंने, तो वहीं रहते थे। तो ये संभालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। तो ये उनके बाद में हम हमेशा के लिए भाई इधर ठहरने लगे। और वहाँ जो अपनी जगह है, कुटिया है, फार्म है, वो फार्म पर 15 दिन 20 दिन के महीने भरी जाते और वहाँ के संभाल कर फिर आ जाते। और वो जो वहाँ खेती करते तो 2 परिवार वहाँ के वहीं रहते खेत में ही, और सब संभालते। और उनके बाद में तो धीरे धीरे ये लोग यहाँ हमारे गुरु महाराज ने आवक तो शुरू की हुई थी, लोगों को बुलाकर। पहले से ही मठ के अंदर वो 84 गांव कहते थे, वो 84 गांव को बुलाकर वो मठ के अंदर काय की स्त्रोत चालू किया था। और उनके बाद में तो धीरे धीरे 84 के बाद में तो और लोग गांव जुड़ गए। अभी तो अब तो जो हमें जो संभाल रहा है 2 सांचौर और चितलवाड़ा तहसील, दोनों तहसील का ही लगभग काम चल रहा है। अच्छा, शिवनाथ जी महाराज की समाधि स्थल तो यहीं पर है, यहाँ टीटोगढ़? ये है, ये मंदिर सामने बना हुआ है, ये समाधि पर ही, ये हमारे गुरु महाराज की समाधि। और उनके बाद में तो धीरे धीरे वो 1994 में फिर हमारे गुरु महाराज का भंडारा भी किया हमने। उसमें साधु संत भी आए थे सभी। और साधु संत आने के बाद में वो क्या कहते, गादी तिलक भी जो साधु संतों के, और 84 गाँव सांचौर चितलवाड़ा तहसील के गाँवों के, और यहाँ के जो पहले कहते थे अपने जो क्या कहते रजवाड़े थे, उनमें से जो मुख्य जो मेन रजवाड़े जो राजपूत समाज के वो क्या कहते ठाकर टुकर, वे भी साथ में थे। या सांचौर के भी साथ में थे, जो आगेवान सभी थे। उन्होंने सब मिलकर और साधु संतों ने मिलकर हमारे को चादर दी, रात अभी गादी तिलक किया। और उनके बाद से वो हम इधर ही ठहरते हैं। मतलब रजवाड़ों ने किन्होंने आपको साधु संत क्या राजपूत? हाँ, ये अपने चितलवाड़ा राव साहेब मोहन जी, ये उनका जो 84 गाँव में चलन है भी, तो ये भी साथ में थे। उन्होंने भी चादर दी। यहाँ मान सिंह ने ये राव है, उन्होंने भी चादर दी थी। ये सब ये ठिकानों से चादर दी थी अमुक जो आए थे, ये 1994 में। और हमारे गुरु जो साधु संत थे उन्होंने भी सब मिलकर चादर दी और तिलक लगाया था, गादी तिलक हुआ था। तब से हम ये संभाल रहे हैं सभी। और उस दौर में और आज दौर में कितना अंतर है यहाँ पर? उस टाइम में तो क्या धीरे धीरे शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की? मैं इधर आया था उस टाइम में शिक्षा की, पहले तो शिक्षा की कमी थी कि शिक्षा तो इतनी थी नहीं। वो तो शिक्षा के अभाव में तो कोई कुछ न कुछ कमी तो रह जाती है, तो कमी तो थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज के जाने के बाद में वो भंडारा किया करने के बाद में लोगों की जो है अवर जवर चालू रही। वो लोग जुड़ते रहे। तो मैंने वो पढ़ाई तो कम की, 10वीं तक पास ही की, 11वीं तो बीच में छोड़ दी थी। नहीं तो हमारा जो लक्ष्य था एक डॉक्टर बनने का था पहले से, शुरुआत से। वो बीच में ये हमारा जीवन ने ये जीवन परिवर्तन हो गया, इसीलिए हम डॉक्टर तो नहीं बन गए, पढ़ाई तो ना कर सके, लेकिन वो पढ़ाई की महत्व जानते थे हम। इसीलिए वो महत्व का हिसाब से वो धीरे धीरे इधर आते जाते रहे। तो हमने विचार किया कि भाई, और बाबा साहब की इधर आने के बाद में मैंने बाबा साहब को पढ़ा। मैं इन तो बाबा साहब की प्रेरणा से या सब कुछ चल रहा है अभी जो हो रहा है वो। इधर आने के बाद में बाबा साहब को जो किताब मेरे के हाथ में आई, जीवन चरित्र हाथ में आया, बाबा साहब की जीवनी हाथ में आया, वो मैंने पढ़ी शुरुआत में, पहले तो नहीं पढ़ा था। कौन से समय वो इधर आने के बाद में याद आई, पहले नहीं थे। 2000 या 2000 से पहले? नहीं 2000 से 2000 पहले आए। 2000 के आसपास में समझो। हाँ, उनकी जीवनी हाथ में पढ़ी। पहले तो कोई ऐसा कोई था ही नहीं वो कि भाई ये बाबा साहब के विषय में खास इतना जानकारी नहीं थी। वो पढ़े किताब मेरे हाथ में आई, मैंने वो किताब पढ़ी, इससे वो सब परिवर्तन है। पहले मैंने पढ़ा था सब 8वीं 7वीं 8वीं पढ़ता, उस टाइम में मैंने रामायण महाभारत भागवत गीता सभी पढ़े थे। वो पढ़कर उनमें से कि भाई यहाँ भगवान है, ऐसे है, ऐसे है, वो उनसे तो वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उनसे तो ये संन्यास ले पड़े। तो ये तो सब पढ़े। अब सामाजिक क्रांति, अब ये बाबा साहब का पढ़ने के बाद में जो पहले जो पढ़े थे सब ये आध्यात्मिक जो किताबें थी, भागवत हो के ये गौण हो गए,
और जो मैं इनके बाबा साहब ने जो रास्ता बताया वही आपने अपना उद्धार हो सकता है, जीवन में एक प्रकाश आ गया। तो मैंने वो बाबा साहब के जो बताए रास्ते पर चलने की चालू किया। तो पढ़ने के बाद में भी शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं, जो शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो वैसे पशु जैसे है मनुष्य। शिक्षा के बिना तो सब अंधेरा अंधेरा है। पहले शिक्षा नहीं थी, प्रतिबंधता शिक्षा का, तो वैसे सब को अपने क्या कोई लोगों के अंदर कुछ था ही नहीं, ये कैसा पशु जैसा जीवन जी रहे थे। और शिक्षा आने के बाद में धीरे धीरे उजाला हो गया और पशु में से मनुष्य बनने लगे अपने सब। तो मैंने सोचा कि अब शिक्षा ऊपर ही अपने ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ न कुछ करना है, समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, तो शिक्षा ऊपर जोर देना पड़ेगा। तो इसके बाद में धीरे धीरे मैंने वो मंदिर तो बनाई है, क्योंकि मंदिर पे उस टाइम में जो मंदिर के नाम से पैसे लोग देते थे, आते थे, धार्मिकता ज्यादा थी, तो लोगों क्या मंदिर के नाम से पैसे देते, मंदिर के नाम से आते, शिक्षा के नाम से को कम ही ज्यादा नहीं करते थे। और बाद में तो धीरे धीरे जागृति होगी। एक खासियत ये है कि आज के जो सरकारी कर्मचारी वो भी शिक्षा के नाम से कम देते, लेकिन धार्मिकता कट्टरता के नाते खूब देते हैं वैसे। तो ये टाइम में मैंने एक युक्ति विचार किया बैठे बैठे कि भाई कोई तरीके से पैसे होगा तो ही काम होगा, पैसों बिना तो काम होता नहीं। तो मैंने सोचा ये रामापीर का मंदिर इधर था, वो कच्चा छोटा था ईटों का। तो मैंने विचार किया पैसे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो लोग मंदिर के नाम से पैसे देंगे और शिक्षा के नाम के देंगे तो भी काम आएंगे, कि शिक्षा के लिए अपने छात्रावास बनानी है। और मंदिर के नाम देंगे तो बाबा रामापीर का मंदिर चालू कर दिया। फिर लोगों को इकट्ठा करके भाई अपने मंदिर बनाना है। जो मंदिर को मानते थे उनको तो मंदिर से नाम से पैसे लिए, तो उन लोग ये लोग तैयार हो गए। और जो शिक्षा का महत्व जानते थे, शिक्षा के नाम से पैसे देते थे, उन लोगों के भी अपने छात्रावास बनाए। ऐसे करके मैंने दोनों ये क्या कहते दोनों धारा हाथ में ली। वो कहते हैं कि एक शिक्षा की धारा और एक ये मंदिर की धारा, ये दोनों रास्ता हाथ में ले लिया। तो मंदिर के नाम से भी पैसे इकट्ठे किए, तो मंदिर भी बनाया, और शिक्षा के नाम से भी जो देते थे उनके पास शिक्षा के नाम से दिया। वो पैसे इकट्ठे कर में मैंने वो पहले शुरुआत में जो ये बगल में है ना जो हॉस्टल बनी हुई है, 15 एक कमरा है, 10 बाय 15 का, 14-15 का, ये 35-40 लड़के भी रह रहे, वो शुरुआत में मैंने किया, वो हॉस्टल बनाई। तो वहाँ बच्चे रहने लगे। उनके बाद में भी ये अपने बाजार में एक जमीन पड़ी थी, तो वो दुकान बना दी, क्योंकि ये बाजार की जमीन थी, वो हॉस्टल बच्चों के लिए काम की नहीं, वो व्यवसाय के लिए काम का आए। तो दुकान बनाई, दुकान देने के बाद में वहाँ से थोड़ा आय शुरू हो गई। और उनके बाद में ये पैसे सब समाज के सहयोग से, कर्मचारी और समाज के जो सभी ये मेघवाल समाज के साचोर चितलवाने के, उन्होंने सबने सपोर्ट किया, पूरा सहयोग किया। कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया कि जो अपने शिक्षा के बाबत में जो काम बनते हैं तो अपने सहयोग पूरा करो। तो ये उनके बाद में ये 2 मंजिली अपने ये स्कूल बना दी। ये श्री गणेश सिंह उच्च माध्यमिक स्कूल, श्री गणेश सिंह विद्या मंदिर, उनके नाम से मैंने ये इसको 12वीं तक की स्कूल अभी चल रही है। लगभग 500 बच्चे इधर पढ़ रहे। ये समाज के कार्य कर्मचारी चला रहे, ये शिक्षक अपने समाज के सब लगे हुए ये चला रहे। हम तो ये सब ऊपर चौपट रखते संभालते। और उनके बाद में फिर ये शिक्षा के बाबत में जो बच्चे पढ़ते तो है, लेकिन गांवों के अंदर जो पढ़ने के बाद में इधर सिटी में आते, तो सिटी में उनके लिए वो व्यवस्था नहीं रहने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अपने उनकी पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था जरूरी है। तो पैसे जो धीरे धीरे चंदा चालू रखवाया कर्मचारियों के पास से, और अपने प्रति घर दीठ वो चंदा चालू रखवाया। ये पूरी जो व्यवस्था हो रही है समाज के द्वारा ही हो रही है ना? हाँ, समाज के द्वारा हो रही है। और जो मतलब मेन जो कार्य जो करवा रहे हैं, ये हमारे मान जी करवा रहे हैं, गणेश नाथ जी महाराज करवा रहे हैं, उनके कर कलमों से हो रहा है। तो मतलब यहाँ से गांव से जो लोग सहयोग राशि देते हैं वो यहाँ आती है मठ में, और यहाँ से फिर पूरी इसी काम में पूरी ये सहयोग राशि का उपयोग होता है। काफी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक और सीढ़ी है, लगभग ये तीसरा माला है, तीसरा मंजिल है, काफी बनाया गया है।
ऐसा आश्रम हमने कहीं नहीं देखा जहां पर छात्रावास भी। और पैसे जो आए उनसे ये सब बनाया, 2 मंजिल हॉस्टल बना दी। हाँ, लोगों से चंदा इकट्ठा करके हमने वो फिर छात्रावास बनाई। ये पहले बगल वाली तो पहले बना दी थी स्कूल के। उसके बाद में जो ये धर्मशाला वाली एक जमीन थी वो समाज की थी, समाज की पट्टासुद जमीन है। तो वो समाज के लोगों ने, मेघवाड़ समाज के लोगों ने, साचोर चितलवाना तहसील के लोगों ने संभाली नहीं, क्योंकि आप एकठे तो होते, मीटिंग करते, लेकिन आपस में विवाद खड़ा हो जाता। विवाद होने से ये चले जाते, कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए वहाँ जमीन बढ़िया मुखा की जमीन है, करोड़ों की जमीन है, तो वहाँ कोई दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था। दो तरह के लोग थे, दो जाति के, उन लोगों ने कब्जा कर लिया वो जमीन पे। तो थोड़ी सी बची थी, तो वो जमीन पड़ी थी, तो उस टाइम में ये उस जो बची जमीन में एमएलए कोठा से हमने वो हॉल बनवाया कहकर, एक हॉल बनवाया, तो वो थोड़ी सी कवर होगी। उनके बाद में फिर ये कर्मचारी लोगों ने मिलकर मेरे को कहा कि भाई बाबू जी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये कुछ होगा नहीं, हम आपको सपोर्ट करें और आप ये सब संभालना पड़ेगा। तो मैंने वो धीरे धीरे वो जो कब्जा किया था, अतिक्रमण जो लोगों ने किया था, उनको भी धीरे समझा बुझा कर और पैसे 5-6 लाख रुपए देकर उनको समझाइश करके निकाल दिया। और दूसरों को भी ये हटा दिया कि ये समाज की जो पट्टासुद जमीन है, आप उसमें कब्जा क्यों कर रहे हो, मत करो। इसे समझाया और थोड़ा पैसे तो देना पड़ा, लेकिन ये हट गए। वो करोड़ों की जमीन होगी, वहाँ भी जो एमएलए कोठा से, एमपी कोठा से 2 हॉल तो बने हुए, और उनके बाद में समाज के पैसे लेकर कर्मचारियों के पास से वो 35 से ऊपर कमरा बना देंगे। तो वहाँ बच्चे अभी लगभग 70 से 80 बच्चे अभी पढ़ रहे वो रहकर पढ़ रहे। और साइड में जो एक लाइन में अभी बाकी थी, वहाँ 17 कमरे की नींव भरी पड़ी है, वो भी काम चालू करने का है। अभी जो वो काम हो जाता है, लेकिन इधर ये काम कर अपने मठ के अंदर ये छात्रावास डबल मंजिली बना दी हमने। वो लगभग 36 ये जो बड़ा हॉल है, एक बड़ा किचन है 20 बाय 24 का, ये किचन है। किचन के बाद में एक बड़ा 80 बाय 24 का हॉल बना दिया। किचन में रसोई बने और हॉल में भोजन जिमने के लिए, और पास में दो कमरे है, स्टोर रूम बना दिए। और उनके बाद में जो कमरे जितने बने 10 बाय 15 का, ये लगभग 36 कमरे हैं। और टच में जो लेट बाथरूम सब साथ में ही है। ये 36 कमरों के बना दिए। तो ये बन रहा है अभी, जो अभी बन जाएगा, लगभग 2 महीना में पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने में। काफी काम हो गया है। अब कलर काम और घसाई, थोड़ा सा घसाई काम रहा है और कलर काम रहा है, और तो सब पूरा हो गया। उनके बाद में बच्चे इधर भी रहने लग जाएंगे। तो ये सुविधा, ये शिक्षा की ये सब प्रेरणा बाबा साहब को पढ़ने के बाद में मेरे को आई। और उनके बाद में हाँ, और उनको पढ़ने के बाद में, पहले तो ये शिक्षा बाबत में इतना जो नहीं था ध्यान कि भाई शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा के बिना है ही नहीं कुछ दुनिया के अंदर। वो बाबा साहब को पढ़ा सब कुछ, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो एक व्यक्ति, मैंने सोचा बैठे बैठे विचार किया कि भाई एक व्यक्ति पढ़ लिख कर कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाइयों से उन्होंने पढ़ाई की थी, कितनी परेशानी थी। गरीब परिवार में था, कुछ नहीं था उनके पास में, व्यवस्था भी नहीं थी, कहीं सपोर्ट भी नहीं मिलता था, जहाँ जाए वहीं उनका अनाकरण होता था, अनादर होता था। तो फिर उन व्यक्ति ने इतनी मुश्किल सहन करके उन्होंने पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद में हजारों साल का इतिहास बदल दिया। ये शिक्षा से बदला, शिक्षा की तब ने, पढ़ाई की जब ने, जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की तो कुछ नहीं था, अभी तक वही का वही समय चलता होगा। तो ये तो पहले से ही बदतर समय होता। तो एक व्यक्ति ने पढ़कर हजारों साल का इतिहास बदल लिया, तो अपने तो कुछ नहीं कर सके। तो चलो अभी अपने नहीं पढ़े पूरे, क्योंकि हमने पढ़ाई कम की, तो भी अपने नहीं पढ़े, तो अब जो पढ़ रहे हैं तो रहने के लिए सुविधा का सपोर्ट मदद करे, मददनीश बने। इसीलिए वैसे सोच कर मैंने वो पर शिक्षा के बाबत में सब काम शुरू किया। चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो और उनके बाद में फिर बाहर भी एक अम्बेडकर उद्यान है, जमीन थी, वो भी एमएलए कोठा से बड़ा हॉल बनवाया है, वो कहकर नगर पालिका के भी बड़ा हॉल बना है। और बाबा साहब की जो
मूर्तियां 2 लगी, पंचायत समिति में लगी और 4 रास्ते लगी, तो उसमें काम किया था। तो हम जो करते हैं सब शिक्षा के, और अभी आगे भी जो काम करना है, जो ये करते के तो ये अपने समाज के लोगों को भी जागृति आई शिक्षा के बाबत में। अभी तो पढ़ रहे, बहुत पढ़ रहे और समझ भी सकते हैं कि भाई कि शिक्षा है वही है। उनके बाद में जो अपने समाज के लोगों ने, बंधुओं ने 2 कॉलेज भी खोल दी, एक लॉर्ड बुद्धा के नाम से और एक सिद्धार्थ के नाम से। 2 कॉलेज भी अपनी चालू होगी मेघवाल समाज की। तो सब लगभग सुविधा बन रही है रहने के लिए, पढ़ने के लिए और कॉलेज करने के लिए, सब सुविधा बने। तो भी एक जो कमी रह गई है खास, वो मेरे सपना है कि ये बढ़ना चाहिए, तो वो बालिका छात्रावास नहीं बनी अभी तक। ये कोशिश हमारी चालू है। मैंने एक प्लॉट मठ के पास में पड़ा था, वो रखा है, वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो पास में एक और प्लॉट पड़ा है, तो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वो प्लॉट मिल जाए तो 100 बाय 50 का प्लॉट हो जाए, और 100 बाय 50 का जो प्लॉट हो जाए, तो उनके बाद में जो अपने जो समाज के भामाशाह लोग बहुत है, हाँ, तो दानदाता बहुत है, भामाशाह बहुत है, तो उनको बुलाकर मीटिंग करवाकर उनका नक्शा बनवाकर तो 1-2 मंजिली 3 मंजिली हॉस्टल बालिका छात्रावास एक साथ बनानी है। ये मेरा विचार है ना। लगभग कोशिश में जारी रखता हूँ, तो हो जाएगा लगभग, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है तो वो कर भी सकता है। कोशिश करे तो कभी न कभी तो उनको फल मिलता ही है। तो ये काम करने का भी बाकी है ना। अभी जो काम तो चल रहा है, तो आप देख ही रहे हो, ये मठ की स्थापना की थी 13 के साल में। तो मठ में आप देखो हरा भरा है, बगीचा बना पड़ा। वो जो कोई भी बाहर से आते हैं तो इधर आते हैं तो बहुत खुश होकर जाते हैं। कहीं कहीं लगे हुए इतना बड़ा जो मठ है, छात्रावास है, मंदिर के अंदर साधु संत ने बनाया है, वो सब देख के जाते, खुश होकर जाते हैं। अच्छा आपसे, आप आज के जो टाइम है, जो सब अब तो समाज बिल्कुल अग्रसर हो रहा है और समाज में काफ़ी बदलाव भी आ रहा है, लेकिन आप जब इस मठ में आए थे तब तो समाज मतलब दबा कुचला हुआ था, तब वो डर के आ रहा होगा या फिर कैसा? मतलब दबा कुचला तो था उस टाइम में, वो शिक्षा के पाप में रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये दबा कुचला नहीं। अब तो लगभग सक्षम हो गए सब। वो नहर भी इधर आ गई, पहले पानी नहीं था, खारा पानी था, इसीलिए लोगों को आय का कोई स्रोत नहीं था। एक चौमासे ऊपर ही काम चलता था। अब तो नहर आ गई तो 3 फसल हो रही है, तो 3 फसल में उनके आय भी बढ़ गई है लोगों की, और सब लगभग सक्षम हो गए। आपने दहेज प्रथा में भी बहुत कुछ भूमिका निभाई है कि दहेज प्रथा खत्म होने चाहिए, मृत्यु भोज खत्म होना चाहिए। मृत्यु भोज के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत की तो अब मृत्यु भोज बंद भी हो गया है, लगभग बंद होने के कगार पर है। कोई ऐसे नहीं समझते, वो कोई कर देते तो उनको मना करते कि नहीं करना चाहिए। और ये 2019-20 के अंदर तो मैंने इधर में मैंने जो शिवरात्रि का मेला लगता है, और हमारे गुरु महाराज की फागुन सुद छठ के दिन वर्षी है, वर्षी का मेला लगता है। तो मेला में लोग अपने बहुत आते, काफ़ी लोग आते, 10,000 के आसपास में आ जाते। तो उनके अंदर सब ने वो चर्चा करके प्रस्ताव भी लिया, प्रस्ताव लेकर सभी का साइन करवाया कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। फक्त जो जहाँ जिस घर के सदस्य कोई चला गया है, तो वहाँ आप बैठने के लिए उनको सांत्वना देने के लिए जाओ, तो वहाँ खाना पीना नहीं है, वहाँ तो उनको हिम्मत बंधा कर वापस आना है। तो भी आपको जो दूर से आते हो तो वहाँ जाकर दाल रोटी खा लेना, बाकी कोई मृत्यु भोजना में कोई नहीं। तो जो बैठने के लिए जाते हैं तो कोई सुविधा हो तो भूखे हो, दूर से हो तो खा लेते, नहीं तो ये लगभग बंद हो गया है लगभग दोनों तहसील के अंदर। तो भी नहीं समझते, वो कोई करवा देते, तो उनको भी समझा बुझा कर ये लाइन पर लाना है। मृत्यु भोज भी जितना भी ये क्या समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, कोई नशा पत्ता है, नशा ज़्यादा है, तो उनके अंदर हमेशा में जो 2 मेला लगते हैं, 2 मेले के अंदर इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नशे से समाज मुक्त होना चाहिए। कह भी रहा हो, और कहीं कहीं तो नाराज होकर मैं उनको क्या उनको झटकने शुरू करता हूँ। तो भी धीरे धीरे कोशिश करने से फायदा तो हो रहा है। मतलब गुस्सा आ जाता है, गुस्से में भी बोलता हूँ कभी कभी, तो भी लोग मानते हैं कि नहीं बाबूजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने मानना चाहिए। और नहीं मानते हुए भी दुखी होते हैं, तो दुखी होकर भी ये वापस ये रास्ते पर आ जाते हैं। आखिर आना पड़ेगा,
कि जो सही बात है सही बात को पकड़नी पड़े, जो सही रास्ता है सही रास्ते पर चलेंगे। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, बाबा साहब जो सिद्धांत है वो सिद्धांत पर नहीं चलेंगे तो इस समाज में कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये बाबा साहब के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा और बाबा साहब ने जो रास्ता बताया वही रास्ता सही है। उनसे ही समाज का उद्धार होगा, उससे ही समाज का कल्याण होगा, उनसे ही IAS IPS RS जो बनना है वो बन सकता है। बाकी कोई दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। बाबा साहब के सिद्धांत पर ही हम तो चलते हैं अभी तो। वो पहला जो कई तरीके से संन्यास हुआ वो बात ने मैं छोड़ दी और जो बाबा साहब ने रास्ता बताया वही पकड़ रहा हूँ। उनके रास्ते पर चलने की कोशिश चल रहे हैं। कुछ आप यहाँ मेला लगता है तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मतलब हाँ, यहाँ से सब जगह। ये सांचौर तहसील तो है ही, सांचौर और चितलवाना ये 2 तहसील तो है। जालोर जिले का आते हैं, सिरू जिले का आते हैं, बाड़मेर जिले का आते हैं, गुजरात में ऐसे सभी आते हैं क्योंकि गुजरात में अपना जो पहले से आश्रम बना हुआ है तो वहाँ के लोग परिचित थे। तो गुजरात में जगह थे आते, बहुत लोग एकठे थे और सब समाज सुधार की बात होती है। भजन भी होते हैं, कलाकार भी कलाकार बाबा साहब के जो रास्ता जो सिद्धांत अनुरूपी जो उनके सिद्धांतों के अनुरूप ही जो भजन है कोई जो प्रवचन है सब चलता है। बाकी वो मंदिर तो जो मंदिर नाम से कोई लोग आते तो मंदिर है वो ओढ़े ये उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ये मेघवाल समाज के अलावा और भी यहाँ पर आते हैं? सभी जाति आते हैं, सब जाति आवे। ब्राह्मण वाणिया राजपूत मुसलमान तक सभी आते हैं इधर। मैं हमारे गुरु महाराज से टाइम से ही आते। ये हमारे गुरु महाराज ने ये मठ को जमाया, इसमें उसकी गरिमा बहुत बड़ी है रखी हुई क्योंकि हमारा जो गुरु महाराज बहुत महान थे, तब से महापुरुष लगभग जो इधर आते थे वे तो गुरु महाराज को जो कहते वही करते थे। तो ये हमारे गुरु महाराज जो हाँ सब हमारे गुरु महाराज की देने में। तो ये उस टाइम में हमारे गुरु महाराज ने जो काम किया वो टाइम तो बहुत बदतर टाइम था, तो भी उन्होंने इतना जमीन रुकी, आश्रम बनाया। उस टाइम में तो पैसों की बहुत कमी थी। ये लोग आते तो पहले तो कोई 10 पैसा के 4 आना के ऐसा ही रखते थे क्योंकि पैसे थे ही नहीं। सरकारी कर्मचारी कितने लोग हैं? सरकारी कर्मचारी पूरा सहयोग कर रहे हैं? पूरा तो सहयोग नहीं कर, क्यों कह रहे अपना समाज ऐसा है तो इतना तो जागरूक का है। इतना तो जो कर्मचारी जागरूक हो जाए तो भाई कल्याण हो जाए, समाज का काया पलट हो जाए। तो ये तो इतने कर्मचारी तो जागरूक कहाँ है सब। हाँ 50% हो गए, 50% तो देते ही है। एक बात और है कि यहाँ पर सिर्फ मेघवाल का ही वर्चस्व है। जैसे एससी कास्ट कैटेगरी में जो मेघवाल से नीचे तबके आते हैं उनके लिए भी सभी जो मेघवाल से नीचे भी तबके आते हैं तो नीचे तबके तो कौन है? उनके लिए भी क्या सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं कोई? मेघवाल से नीचे तबके तो कोई होता ही नहीं। सभी आते हैं, वाल्मीकि है और भी है। वाल्मीकि तो आते हैं तो सब अपने इधर तो कोई भेदभाव रखते नहीं, चाहे कोई जाति का है। चाहे वाणी आए तो भी ठीक है, ब्राह्मण आवे तो भी अपना जो यहाँ से जो बन रहा है चाय पानी जो कुछ भी बन रहा है तो सभी पी के जाते हैं। हम भेदभाव तो रखते नहीं इधर, चाहे कोई जाति का हो, भले वाल्मीकि हो या कोई जाति का हो। जो आते हैं तो इधर चाय पानी बनते हैं तो चाय पीते हैं तो चाय पिए, खाना खाते हैं तो बनते हैं तो खाना भी खा के जाते हैं। अच्छा, आप सामाजिक प्रोग्राम में भी जाते हैं? सभी प्रोग्राम में जाते हैं। सामाजिक प्रोग्राम कहीं कहीं होते हैं तो वहाँ लगभग मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ धीरे धीरे परिवर्तन ही हुआ है समाज के अंदर, क्योंकि मैंने खासकर फोकस देकर उन लोगों को समझाया है। समाज में मतलब जातिवाद सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। कोई समाज को लेकर मतलब जाति को लेकर गर्व कर रहा है। बाबा साहब ने तो जातिवाद के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी। जातिवाद से जाति से लेकर गर्व करता है तो ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। जाति तो मनुष्य जाति है, मानव मनुष्य बने जो उनके अंदर नैतिकता आ जाए, मनुष्य सही मायने में जो मनुष्य बने तो ये बहुत है। तो जातिवाद तो पहले से क्या पता अंदर से किसी ने रख दिया है तो ये चलता आ रहा है, क्योंकि ये अपनी क्या कहते हैं अपनी जो अपना बस चलाने के लिए, बस चलने का गुलाम चंद लोगों ने ये बनाया होगा।
उनसे आप जो जाति समाज तो में, कुछ है नहीं, मनुष्य के में काहे की जाति है। मनुष्य में कुछ भी जाति नहीं, लेकिन आप समाज में इतना काम कर रहे हो, तो मतलब आप समाज को किस नज़रिए से देखना चाहते हो? आपका समाज कहाँ पहुँचना चाहिए आपकी ये नज़र में? हमारा समाज, हमारा तो सपना है कि समाज सबसे ऊपर जाना चाहिए, सब जो हाई क्वालिटी पर जाना चाहिए। हम्म, कि जो पढ़ लिख कर सब होशियार हो जाए, परिवार में कोई सब भी परिवार में एजुकेशन होना हाँ, चाहिए, शिक्षा। शिक्षा होनी चाहिए, कोई अनपढ़ तो रहना ही नहीं चाहिए। हम्म, और जो खास करके महिला पढ़ी लिखी बन जाए तो फिर ये समाज का परिवर्तन जल्दी आ जाए। हम्म, क्योंकि जो बच्चियां पढ़ती है तो बच्चियां पढ़कर जो उनकी शादी होने के बाद में जो बच्चे पैदा होते तो बच्चों को अच्छी तरह परवरिश करके। लेकिन ये एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये समाज, अपने समाज में जैसे लड़की कोई 8वीं पास कर ले तो उनको फिर बस 8वीं तक ही स्कूल कराएंगे, फिर उनकी शादी कर देंगे, या फिर गांव में स्कूल 10वीं तक हुई तो 10वीं तक ही कराएंगे, बाहर क्यों नहीं भेजना चाहता है? उनका कारण यही है कि जो गांव के अंदर स्कूल है तो वहाँ तक तो ये पढ़ाई करवाते हैं हम्म, और उनके बाद में आगे भेजने के लिए उनके पास में सुविधा नहीं मिलती। सुविधा नहीं है। मेन तो सुविधा का अभाव है। हाँ। वो जो आगे आते गांव छोड़ के जाते तो वहाँ रहने की सुविधा पहले तो नहीं। हाँ। अपने समाज के लोग ये तो ध्यान देते ही नहीं है। हम्म, सब ये मृत्यु भोज में ऐसे पहले तो पड़े थे, अब तो धीरे धीरे तो सुधार हो रहा है। फालतू के खर्च, साइड वाले खर्च में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और अपने परिवार पर तो ध्यान कभी दिया ही नहीं। बच्चों के ऊपर, बच्चों का भविष्य तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि क्या होगा ये भविष्य में। तो ये बच्चियों के लिए आगे जाने के लिए सुविधा का अभाव होने के कारण ये पढ़ाई नहीं कर सकती, छोड़ देती है। और अभी तो लगभग तो हमारे यहाँ सांचौर तहसील के अंदर मैं देखता हूँ कि लगभग तो सभी बच्चे कॉलेज करते हैं, फिर अमुक बच्चे जो नहीं पढ़ सकती है, नहीं पढ़ सकती, वो काफी लड़कियां हैं जो बाहर भी पढ़ती हैं, 12वीं पढ़ रही है बाहर और भी कॉलेज भी बाहर भी जाकर हाँ, पढ़ रही है। हाँ। अभी जो यहाँ गाँव की लड़की कल पे परसों मेरे पास में आई थी, 4 बहनें हैं, हाँ, तो 4 बहनें जोधपुर में कमरा अलग से लेकर पढ़ रही है। हाँ, ये 4 बहनें, वो मैं नाम भूल गया हूँ। ये आए मेरे पास में आई तो ये बात कर रहे थे कि क्या कर रही है तुम, तो कि हम जोधपुर में कमरा ले, 4 बहनें हम पढ़ रही है और कोई जो ये कॉलेज कर रही है तो कोई तैयारी कर रही है कि जैसे 4 बहनें। तो अब तो लगभग सभी लड़कियां पढ़ाई पर जोर देने लग गई काफी बदलाव आ रहा है। और वो परिवार अभी पेरेंट्स भी ये थोड़ा ध्यान भी देने लगे कि जो पढ़े लिखे जो पेरेंट्स है वो तो ध्यान देते ही है, पर अनपढ़ लोगों के अंदर तो इतना ज्ञान नहीं कि पढ़ाई ये शिक्षा क्या चीज़ है, तो उनको समझा बुझा कर धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे होगा ही, क्यों नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो होगा ही। तो अच्छा, आप बाहर के जो प्रोग्राम होते हैं अदर कास्ट में भी होते हैं, वहाँ भी आपको न्योता मिलते हैं? जाते हैं हम सब जगह, जो न्योता मिलता है वहाँ तो जाते हैं, बीजी कास्ट में भी जाते हैं। हाँ, तो वहाँ भी हम तो जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हाँ, उनको भी समझाते कि भाई आप तो ये कर रहे हो सब गलत है, रास्ता छोड़ो हाँ, और शिक्षा की ओर ध्यान दो, शिक्षा की ओर बढ़ो और जो बाबा साहब ने जो रास्ता बताया वो पकड़ो तो आप सुखी होगे, आगे बढ़ पाओगे और आपका समाज है वो समाज भी बहुत सक्षम हो जाएगा, तरक्की करेगा। ये उनको भी यही बात करता हूँ, दूसरी तो कोई बात बताता नहीं, शिक्षा के बाबत में बताता हूँ। तो आपने यहाँ छात्रावास बनाया है, इसमें लगभग कितनी मतलब इनकम खर्च हो जाएंगी आपको? मतलब उनके अंदर तो जो वहाँ जो धर्मशाला वाली वहाँ हॉस्टल बनवाई, उनको छुड़वाया अतिक्रमण से, मतलब कितना? ये सब सहयोग तो समाज का ही है, समाज का ही। क्योंकि समाज के कर्मचारी है और समाज ने मेरे को इतना सहयोग दिया, इतना प्रेम दिया है कि ये सब मैं कर पाया हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। तो उनके सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। अपने समाज में ही काफ़ी धर्मगुरु हैं, वो सिर्फ अपना मठ सुधारने में ही लगे हुए हैं, ऐसे कई से आप देखते हैं, लेकिन आप में एक तरक्की दिखती है, बाबा साहब और कांसीराम जी का भी गुण दिखते हैं कि आप समाज की ओर ध्यान देते हो, तो बाकियों में ऐसा क्यों नहीं होता है? बाकियों में होगा जब उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, बाबा साहब को जो पढ़े होते तो जरूर ये भी करते न, कर रहे हैं जो जिन्होंने पढ़ा है वे तो करना चालू कर दिया है, और जो मेरे संपर्क में कोई साधु संत आया है तो वे भी चालू कर दिया, क्योंकि मैं तो यही बात कर रहा हूँ शिक्षा के बाबत में, तो ये भी कर रहे हैं। आप, मैं जानता हूँ आपके साथ वो जन आंदोलन भी काफ़ी तेज़ है। एक बार जालोर में भी एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ महाराज जी के साथ ही कुछ हुआ था, उस टाइम भी आप वहाँ गए थे, दलित उत्पीड़न में भी, तो वहाँ भी आपके पास जन आक्रोश काफ़ी था, मैंने भी देखा था उस टाइम, मैंने भी कवर किया था। लेकिन क्या उनका ऐसे आंदोलन और भी क्या होते हैं, ऐसे आंदोलन में और भी आंदोलन तो ऐसे आंदोलन तो क्या है, कोई संजोग बन जाता है तो करना पड़ता है, बाकी जो आंदोलन से कोई फायदा तो नहीं होता। जो ये
परिवर्तन करना है तो शिक्षा से होता है। शिक्षा से, आंदोलन से। वो आंदोलन से होता है हाँ। लेकिन इतना नहीं होता है। जो शिक्षा ही नहीं है अपने पास में तो आंदोलन क्या करेंगे, क्या तरीका से 1.5 साल हो करेंगे। जाएगी। पहले 1.5 साल की तरह होगा तो आंदोलन का जो शिक्षा होगी, जिसके पास में शिक्षा होगी तो वो प्लानिंग से काम करेंगे। हाँ, नहीं तो बिना प्लानिंग से कोई भी आंदोलन करोगे, कोई भी काम करो तो वो ये विफल हो हो नहीं जाएगा। सकता है, विफल हो जाएगा। जाता है, बीच हाँ। में छूट जाता है, हाँ। निष्फल हो जाता है। तो ये शिक्षक, मेन शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के बिना ये दंगा फसाद जो होता है ये शिक्षा के अभाव में होता है। हाँ। जिन लोगों ने शिक्षा लेकर जो ज्ञानी बन गया है वो लोग कभी ये दंगा फसाद नहीं करते। बस जो शिक्षा लेगा वो वास्तव में इंसान बन जाएगा। इंसान बन गया, हाँ। मानवता के साथ जीना सीख जाएगा। हाँ। तो ये बाबा साहब ने अपने को दिया है ये मंत्र, मानवता बनने का, मानव मनुष्य बनने का। तो बाबा साहब के मंत्र साथ में लेकर चलो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं, शिक्षित बन जाओ और संगठित हो जाओ। संगठित होने के बाद में भी संघर्ष तो आता ही नहीं है, क्योंकि शिक्षित बन गए तो प्लानिंग से काम होंगे। बिल्कुल ये अपने विधि के अनुसार काम करेंगे और काम करने के बाद में संगठित हो जाएंगे। टांग खिंचाई भी सब मिट जाएगी तो फिर संघर्ष की कौन जरूर है। जहाँ लोग संगठित हो गए तो आगे वाले जो कोई भी काम करना है, कराना है, क्या करना है अपना समाज के काम, तो उनको पता चल जाएगा ये लोग संगठित है तो अपना वे सरकार भी काम मानेगी, काम कर देगी। तो संघर्ष भी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप काम होता रहेगा। संगठित हो जाएंगे तो संगठन में इतनी शक्ति है कि वो काम अपने आप हो जाता है पहले से। ये लोग ये काम की जो जरूरत है उनको तो अपने करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये लोग संगठित है, कल अपना क्या पता क्या करेंगे, अपनी खटिया खड़ी कर देंगे, क्या करेंगे, तो काम हो जाता है। चलिए, आपने बहुत टाइम दिया न्यूज़ 22 में और बहुत सी बातें बताई है कि समाज में अगर शिक्षा होगी तो अपने आप लोग संगठित हो जाएंगे और संघर्ष भी करना सीख जाएंगे अगर शिक्षा होगी तो ही। मैं प्रवीण बौद्ध, कैमरामैन दिनेश बौद्ध के साथ, चाचौर, राजस्थान।